हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक झारखंड की मृदा के साथ। यह वीडियो जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी प्रीलिम्स और जेपीएससी मेंस ये तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग मृदा के बेसिक्स को पढ़ेंगे। बेसिक्स को समझने के बाद झारखंड में पाई जाने वाली 6 प्रकार की मिट्टियों को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अगर झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में अगर झारखंड की मृदा से कोई एमसीक्यू आता है तो आप सभी उन क्वेश्चन को डील करने के लिए आप लोग खुद को सक्षम महसूस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। मिट्टी जो है वह भूपर पट्टी के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है तथा साथ ही साथ यह कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें मोटे, मध्यम और बारीक कण सम्मिलित होते हैं। कुल मिला के मिट्टी जो है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो भी मोटे, मध्यम और बारीक, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे वो अकार्बनिक कण हो, इन सभी के मिश्रित रूप को मृदा कहते हैं। अब सबसे मेन बात है कि कार्बनिक कण कौन से हैं और अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं उसे समझने का। तो चलिए समझते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि जीवाश्म पदार्थ जो है वो कार्बनिक में आ गए। और हम लोग जानते हैं कि मृदा का जो निर्माण है वह चट्टानों के अपक्षयन या फिर टूटने फूटने से हुआ है। तो चट्टान से जो टूटे फूटे वो अकार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को हम लोग मृदा कहते हैं। मिट्टी जो है वह चट्टान, जल, वायु व जीवाश्म पदार्थों के संयोजन से बनता है। मिट्टी के निर्माण में जो फंडामेंटल पदार्थ है वह है चट्टान। मेनली इसी चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। साथ ही साथ इनमें जल, वायु एवं जीवाश्म पदार्थ का भी अहम भूमिका रहता है। झारखंड की जो मिट्टी है वो अवशिष्ट प्रकार की है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र जो है वो मेनली चट्टानों के से बना हुआ है और ज़मीन के अंदर इन्हीं खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के फलस्वरूप यहाँ की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। अतः कुल मिला के झारखंड की जो मिट्टी है वह अवशिष्ट प्रकार की है। अपक्षयन का अर्थ होता है कि प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना। तो जैसे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बड़ा सा चट्टान हुआ करता था कभी, लेकिन इन पर प्राकृतिक क्रियाओं के कारण, मतलब हवा, जल, मौसम परिवर्तन के कारण ये जो बड़ा सा चट्टान है यह बारीक टुकड़ों तथा कुछ मध्यम आकार के टुकड़ों में और बड़े बड़े पत्थरों में, मतलब कुल मिला के ये जो चट्टान है इसमें टूटन की क्रिया देखी जा सकती है। झारखंड में पाई जाने वाली 6 मिट्टियों में से पहले नंबर पर लाल और पीली मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लेटराइट मृदा, चौथा बलुआ अथवा रेतीली मृदा, पांचवा है जलोढ़ मृदा और छठा जो है अभ्रक मूलक मृदा। तो अब हम लोग इन 6 मृदाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक समझेंगे और उसके बाद इन 6 मृदाओं का झारखंड के संबंध में पढ़ाई करेंगे। तो पहला जो प्रकार है वह है लाल अथवा पीली मृदा। तो इसका निर्माण जो है शुष्क और आर्द्र जलवायु में प्राचीन आग्नेय चट्टानों के टूट फूट से होती है। हम लोग पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है और छोटा नागपुर पठार जो है उसका अधिकांश हिस्सा आग्नेय चट्टान से निर्मित है और इन्हीं आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से लाल एवं पीली मृदा का निर्माण होता है। लेकिन लाल एवं पीली मृदा के निर्माण में सिर्फ आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से ही नहीं, बल्कि यहाँ का जो मौसम है वो शुष्क और आर्द्र, क्योंकि ठंडे के मौसम में यहाँ की जो मौसम होती है वो शुष्क होती है, जबकि गर्मी का जो मौसम होता है यहाँ पे वो आर्द्र होती है। तो बार बार शुष्क और आर्द्र में बदलाव के कारण आग्नेय चट्टानों के टूट फूट से जो मिट्टी बनती है वो लाल एवं पीली प्रकार की मिट्टी बनती है। लाल मिट्टी मुख्यतः 2 रंग में पाई जाती है, लाल रंग और पीला रंग। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वह फेरस ऑक्साइड के कारण होती है और लाल मिट्टी का जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो लाल मिट्टी कुछ इस प्रकार से दिखती है, पीली मिट्टी कुछ इस प्रकार से दिखती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में।
अब दूसरे नंबर की जो मृदा है वो है काली मृदा। इसमें इसका रंग जो है वो काला होता है और काली मृदा का जो निर्माण है वो लावा निक्षेपों के अपक्षयन से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो लावा के निक्षेप है वो राजमहल पहाड़ी की तरफ है, तो वहाँ पे जो भी लावा निक्षेप हुए थे उन्हीं के अपक्षयन से उस राजमहल के क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण हुआ है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, जिसके कारण काली मृदा जो होती है बहुत ही चिपचिपी प्रकार की हो जाती है जब पानी इसमें मिलता है। इसका दूसरा नाम जो है वो है रेगुर मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मिट्टी भी बोला जाता है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि काली मृदा का जो एक नाम है वो रेगुर मिट्टी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मिट्टी कहते हैं। और याद रखिएगा कि काली मृदा का जो निर्माण है वह लावा निक्षेपों के अपक्षयन से हुआ है और लावा के जो निक्षेप है झारखंड में वो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में है। तो काली मिट्टी के मिलने की संभावना भी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में होगी, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन झारखंड में कपास की खेती ना के बराबर होती है और यहाँ पे काली मिट्टी में मूंगफली उगाया जाता है। साथ ही साथ मोटे अनाज एवं धान की भी खेती की जाती है। काली मृदा सबसे अधिक हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में मिलती है और सेकंड नंबर पे गुजरात में मिलती है। तीसरे नंबर की जो मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी या फिर लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का जो निर्माण है वो भी शुष्क व आर्द्र मौसम जहाँ पे बारी बारी से चेंज होता है वहीं पे इनका निर्माण होता है। जिस तरह से हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण में भी शुष्क एवं आर्द्र जलवायु में बारी बारी से परिवर्तन होना आवश्यक था, उसी प्रकार से लेटराइट मिट्टी में भी शुष्क एवं आर्द्र मौसम का बार बार से परिवर्तन होना एक वजह है। और लेटराइट मिट्टी का भी रंग जो है वो थोड़ा सा लाल एवं पीली मिट्टी से थोड़ा सा गहरा लाल होता है, लेकिन अंतर ये है कि लेटराइट मिट्टी में आपको कंकड़ बहुत दिखाई देंगे, जबकि लाल एवं पीली मिट्टी में कंकड़ इसके अपेक्षा बहुत ही कम दिखाई पड़ेंगे। मतलब अगर मिट्टी लाल है और अगर वो कंकड़ दिखाई दे रहा है उस पर, तो आप समझ जाइए कि वो लेटराइट मिट्टी है। और लेटराइट मृदा का जो ये गहरा लाल रंग है यह आयरन ऑक्साइड के वजह से है और यह चाय एवं कहवा के लिए उपयुक्त होती है। और आप सभी परिचित है कि चाय और कहवा की जो खेती होती है वो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के तरफ, असम में, साथ ही साथ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में होती है, कर्नाटक तरफ में। मुख्यतः ये जो लेटराइट मिट्टी है वो पहाड़ के ढाल में मौजूद होता है। तो झारखंड में भी लेटराइट मृदा उन्हीं जगहों पे पाया जाएगा जहाँ पे ढलान काफ़ी होगी, जिसे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। अब चौथे नंबर की जो मृदा है वो है बलुई मृदा या फिर रेतीली मृदा। तो इस प्रकार के मृदा में रेत अथवा बालू के कण काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और इसकी विशेषता यह है कि ये भुरभुरी प्रकार की होती है और भुरभुरी होने के कारण इसमें आसानी से हवा जो है वो अंदर मिट्टी में मिल जाती है, जिससे पौधों के विकास में यह सहायक होती है। यह मिट्टी हालांकि उपजाऊ होती है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग जो है वो ईंटों को बनाने में होता रहा है और इसमें आलू, मूली जैसे फसलों की खेती की जा सकती है। तो ये है बलुई मृदा, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, भुरभुरी प्रकार की। अब पाँचवें नंबर में जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा और जलोढ़ मृदा जो होती है वो नदी के द्वारा लाए गए तलछटों के जमाव से बनती है। कि नदी अगर कहीं प्रवाहित हो रही है तो नदी के किनारे किनारे जो मिट्टियाँ जमती चली जाती है वही है जलोढ़ मृदा। और यह मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसकी विशेषता है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी की विशेषता है कि वो सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है उसमें। लेटराइट मृदा की विशेषता है कि वो लाल दिखता है और कंकड़ युक्त होता है और पहाड़ के ढालों में मिलता है। काली मृदा जो है वो जहाँ पे लावा का निक्षेप मिलेगा वहीं पे मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी है। तो काली मिट्टी का भी दूसरा नाम, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है
और चेरनोजम के नाम से भी बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। उसी प्रकार से जलोढ़ मृदा का भी एक नाम दोमट है और एक कछारी मिट्टी है। ये सब शब्द आपको याद रखने होंगे। और जलोढ़ मृदा जो है उसमें चावल, गेहूँ और सब्जी एवं मक्का उगाया जाता है। अब छठे प्रकार की जो मृदा है वह है अभ्रक मूलक मृदा। तो जहाँ पे भी अभ्रक की खानें होंगी उसी के अगल बगल यह मृदा पाया जाएगा और इसकी विशेषता यह है कि इसका रंग जो है वो हल्का गुलाबी होता है। हालांकि यह मृदा उपजाऊ होती है, लेकिन झारखंड में यहाँ पे उस प्रकार की खेती नहीं हो पाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में जल की कमी हमेशा रहती है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो अभ्रक की खानें हैं वो खास करके कोडरमा है और कोडरमा के आसपास के क्षेत्रों में है। तो अभ्रक मूलक मृदा भी मिलने की संभावना उन्हीं क्षेत्रों में होगी। तो एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि लाल एवं पीली मृदा जो है वो आग्नेय चट्टानों से मिलकर के आग्नेय चट्टानों के अपक्षयन से बना हुआ है। और हम लोग चट्टान वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि झारखंड का जो 90% भाग है वहाँ पे आग्नेय चट्टान पाया जाता है। तो इसका मतलब झारखंड के अधिकांश हिस्सों में लाल एवं पीली मृदा पाई जाएगी, क्योंकि लाल एवं पीली मृदा जो है वह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और आग्नेय चट्टान जो है वो झारखंड के 90% भाग में मौजूद है। इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण और जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल मिट्टी जैसा ही दिखता है लेटराइट मृदा। और सेम कंडीशन मौसम में जो आर्द्रता और शुष्कता, इन दोनों के लगातार परिवर्तन के कारण ही लाल एवं पीली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है और लेटराइट मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि लाल एवं पीली मिट्टी में कंकड़ नहीं होते, जबकि लेटराइट मृदा में कंकड़ काफ़ी मात्रा में होती है। और ये कंकड़ जो है, कंकड़ युक्त जो मृदा है लेटराइट मृदा, ये आपका पहाड़ के ढलानों अथवा पठार के ढलानों में मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग लेटराइट मृदा को जब ढूंढेंगे तो उन जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है अथवा पठारी क्षेत्र है और ढलान काफ़ी तीव्र हो। अगर काली मृदा की बात करें तो काली मृदा जो है वो लावा के निक्षेप से बना हुआ है और लावा का निक्षेप जो है वो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों के पास है। तो हम लोग को अगर काली मृदा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग की आंखें या फिर हम लोग की जो नज़रें हैं वो राजमहल पहाड़ी की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और इस मिट्टी में की विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है बाकी सभी मृदाओं से सबसे ज़्यादा होती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका जो नाम है वह है चेरनोजम और भारत में इसका दूसरा जो नाम है वह है रेगुर। और ये कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है, लेकिन झारखंड में कपास की खेती नहीं होती या फिर न के बराबर होती है। और यहाँ पे इस काली मृदा में धान, मोटे अनाज, मूंगफली इत्यादि की फसलें उगाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जैसा कि ये पहाड़ के ढलान में मौजूद होता है, तो और ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि पहाड़ के जो ढाल है वो सबसे ज़्यादा पाट क्षेत्र में है और राजमहल के क्षेत्र में के आसपास है। तो हम लोग जब भी लेटराइट मृदा का खोजने की कोशिश करेंगे झारखंड के मैप में, तो हम लोग राजमहल क्षेत्र की तरफ और पाट क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेटराइट मृदा की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि झारखंड में इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, तो इसमें कुछ खास याद भी नहीं करना है। अब जो बलुई मृदा है, मतलब हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा बालू जो है वो बालू हम लोग को दामोदर नदी घाटी बेसिन से प्राप्त होता है। तो जहाँ पे दामोदर नदी घाटी बेसिन है वहीं पे हम लोग को बलुई मृदा मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। और बलुई मृदा जो होती है वो भुरभुरी टाइप की होती है और बालू और रेत के कण इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस मृदा का निर्माण जो है, इस मृदा का उपयोग जो है वो प्राचीन काल से ही ईंटों के बनाने के लिए हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ईंटों के निर्माण के लिए कौन सा मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो वह है बलुई मृदा। और इसमें आलू एवं मूली जैसे फसलों की खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा जो है वो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए तलछट से होता है, मतलब नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मृदा होती है। तो हम लोग ये मृदा मिलने की संभावना जो है वह गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में होगी। तो हम लोग जब भी जलोढ़ मृदा को झारखंड के मैप में खोजेंगे तो हमारा जो नज़र है वो साहिबगंज की तरफ होगा, क्योंकि साहिबगंज में ही गंगा नदी प्रवाहित होती है। और इस मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो दोमट या फिर कछारी मिट्टी भी बोलते हैं इसको।
और इसमें चावल, गेहूँ, सब्जी और मक्का की खेती की जाती है। छठा नंबर जो है वो है अब्रक मूलक मृदा। और चूँकि अब्रक मूलक मृदा जो है वो अब्रक की खानों के अगल बगल ही पाया जाता है, मतलब अब्रक के खानों के से जो अपक्षय होता है उसी से अब्रक मूलक मृदा का निर्माण होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह हल्की गुलाबी रंग की होती है और यह मिट्टी उपजाऊ भी होती है, लेकिन झारखंड में इसमें उस प्रकार की खेती करना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन जगहों पर मृदा की जल की काफ़ी कमी देखी जाती है। अब हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक एक करके सभी प्रकार की मृदाओं को पढ़ लेते हैं। तो पहला नंबर पे जो है वो है लाल और पीली मिट्टी। तो ये झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी है। झारखंड के लगभग छोटा नागपुर पठार के 90% भाग, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि झारखंड के 80-85% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के सिर्फ 2 जगहों का अगर छोड़ दिया जाए, मतलब दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र जहाँ पे बलुई मृदा पाई जाती है और राजमहल उच्च भूमि जहाँ पे काली मृदा और लेटराइट मृदा पाई जाती है, तो इन दोनों भागों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी छोटा नागपुर क्षेत्र का भाग हो गया वहाँ पे लाल मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होती है। और इसी फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट के कारण जो है लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल और पीला नज़र आता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग जो है वो पीला, धूसर, भूरा और थोड़ा बहुत काला भी दिखाई दे सकता है। चूँकि झारखंड के छोटा नागपुर पठार के अधिकांश भाग में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है और आग्नेय चट्टान के अपक्षयन से ही लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। और चूँकि जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि कोडरमा में अब्रक की खानें ज़्यादा है और वहाँ पे अब्रक मूलक मिट्टी की मिलने की भी संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे स्थिति में क्या कोडरमा में सिर्फ अब्रक मूलक मिट्टी ही पाई जाएगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आग्नेय चट्टान भी होती है। तो उन चट्टानों, कोडरमा क्षेत्र में या फिर हजारीबाग के क्षेत्र में जहाँ पे अब्रक की खानें हैं, उन जगहों पर लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है क्योंकि उन जगहों पे आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती है। साथ ही साथ सिंहभूम, धनबाद के कुछ क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है सिंहभूम का क्षेत्र और धनबाद का क्षेत्र जो है वो दामोदर नदी घाटी बेसिन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे क्या सिर्फ बलुई मृदा ही देखने को मिलेगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि धनबाद भी जो है वह आग्नेय चट्टानों के ऊपर ही बसा हुआ एक ज़िला है और आग्नेय चट्टान वहाँ पे अगर वहाँ पे अपक्षयित हुआ है तो वहाँ पे भी लाल मिट्टी कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से सिंहभूम जिला में भी हम लोग को लाल और काली मिट्टी जो है वो मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो कुल मिला के हम लोग समझ सकते हैं जहाँ पे अब्रक मूलक मिट्टी है उसके आसपास में भी लाल मिट्टियाँ मौजूद होगी, जहाँ पे बलुई मिट्टी है उसके आसपास भी लाल मिट्टियाँ मौजूद होगी। मतलब छोटा नागपुर पठार के अधिकांश हिस्से, मतलब 90% भाग में अब लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, क्योंकि लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण जो है वो आग्नेय चट्टानों के अपक्षयन से होता है और आग्नेय चट्टान जो है वो छोटा नागपुर पठार को बनाने के लिए फंडामेंटल चट्टान है। लाल एवं पीली मृदा जो है उसमें अम्लीयता अधिक होती है और साथ ही साथ उर्वरा शक्ति जो है वो कम होती है। ये उर्वरा शक्ति जो है वो झारखंड में पाई जाने वाली सभी जगह की मिट्टी में देखने को मिलेगी कि उर्वरा शक्ति जो है कम होगी। साथ ही साथ ये ह्यूमस की मात्रा भी झारखंड के सभी मिट्टियों में बहुत कम पाई जाती है। नाइट्रोजन और पोटास की भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अब ये ह्यूमस, जो कि झारखंड के सभी प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो ह्यूमस क्या है उसको समझ लेते हैं। तो मिट्टी के जो सबसे ऊपरी परत है जो जैविक पदार्थों से भरा पूरा होता है और इसका रंग लगभग गहरा भूरा अथवा काला रंग का ये दिखाई पड़ता है, ये भाग, इसी को ह्यूमस कहते हैं। और ये मिट्टी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे पतला परत है। मिट्टी के ऊपर जो सबसे पतली परत होती है सबसे ऊपर में, जिसमें जीवाश्म पदार्थ की प्रचुरता होती है, उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं और यह पौधों के विकास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। लेकिन झारखंड में पाए जाने वाले सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी काफ़ी कमी देखी गई है। और ह्यूमस का जो काला रंग है वह इसमें मौजूद जैविक कार्बन, मतलब जीवाश्म में जो मौजूद कार्बन है उसके कारण देखा जाता है। और ऊंचाई वाले भागों में, मतलब कि जो टांड एरिया है जिसको हम लोग टांड बोलते हैं, यहाँ पे मोटे अनाज
की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि टाड़ जो है वो ऊपरी एरिया होता है और वहाँ से पानी जो है वो टिकता नहीं है, पानी जो है वो नीचे की तरफ भाग जाता है, तो वहाँ पे पानी की कमी के कारण मोटे अनाज की खेती की जाती है। जबकि निचले भाग, जिसको हम लोग बहियार खेत बोलते हैं या फिर दोन बोलते हैं, मतलब ऊपरी भूमि को टाड़ और निचली भूमि को दोन बोलते हैं, दोन को हम लोग ऐसे लोकल भाषा में बहियार बोलते हैं। तो वहाँ पे सिंचाई और उर्वरक के उपयोग से गेहूँ, दाल, सब्जी, मूंगफली, आलू इत्यादि की कृषि की जाती है लाल मिट्टी में। तो अगर झारखंड के मैप से पाट क्षेत्र को और राजमहल क्षेत्र को, बलुई मृदा वाला जो क्षेत्र है और उत्तर भारत का जो भाग है, इसको अगर हटा दिया जाए तो संपूर्ण झारखंड में ये जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये संपूर्ण झारखंड में जो क्षेत्र है वो लाल व पीली मिट्टी की है। मतलब अगर मैप में हम लोग लाल मृदा को देखना चाहते हैं तो संथाल परगना को हटा दीजिए। बलुई मृदा का जो क्षेत्र है बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, इसको अगर हटा दें, साथ ही साथ ऊपरी भाग को, उत्तरी छोर को हटा दें और पाट क्षेत्र को अगर रिमूव कर दें, तो जो शेष झारखंड बचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लाल मृदा पाई जाती है। मतलब झारखंड के अधिकांश हिस्सों में लाल मृदा देखी जाती है, जिसे हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। ये जो डॉटेड पोर्शन है ये पूरा का पूरा लाल मृदा का क्षेत्र है। तो उत्तर भाग को हटा दीजिए, संथाल परगना को रिमूव कर दीजिए, पाट क्षेत्र यहाँ पे भी हटा दिया जाए क्योंकि पाट क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, और ये बलुई मृदा का जो क्षेत्र है दामोदर बेसिन का, इसे भी हटा दें तो संपूर्ण झारखंड में लाल मिट्टी ही दिखाई पड़ेगी। दूसरे नंबर पे है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का जैसे दूसरा नाम जो है वो है रेगुर मृदा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम भी कहा जाता है। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि काली मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा से निर्मित जो चट्टान है उनके अपक्षयन से बना है। तो झारखंड में जो है लावा जो है वो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित हुआ था पुराने समय में, तो उन्हीं क्षेत्र में काली मिट्टी का संभवतः निर्माण होगा। इसलिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है अगर क्वेश्चन रहे तो आंसर होगा राजमहल क्षेत्र, क्योंकि राजमहल के क्षेत्र में ही प्राचीन काल में लावा का निक्षेप हुआ था और इन्हीं लावा निक्षेपों के अपक्षयन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसका जो रंग है वो काला एवं भूरा रंग का होता है और इसमें सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण पानी पड़ने से ये अत्यंत चिपचिपी हो जाती है। मतलब कि इसमें चलना भी मुश्किल होता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास तथा जैव पदार्थ और फॉस्फोरिक एसिड की कमी देखी गई है। ये लाइन जो है ये यूनिवर्सल है झारखंड की मिट्टियों के लिए, कि झारखंड में पाए जाने वाले लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, पोटास, जैव पदार्थ मतलब मतलब ह्यूमस और फॉस्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। हालांकि काली मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और आयरन की अधिक। राजमहल क्षेत्र के इस मिट्टी में, मतलब राजमहल क्षेत्र के इस काली मिट्टी में कपास की तो खेती नहीं की जाती है, लेकिन धान एवं चने की खेती अवश्य की जाती है। तीसरे नंबर पे है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो है वो पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का ढाल क्षेत्र में मिलता है। इसे हम लोग मैप में देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो क्षेत्र है ये लाल मृदा का क्षेत्र है, मतलब पाट क्षेत्र, वहाँ पे यहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है वो लेटराइट मृदा का है, मतलब पाट क्षेत्र जो है वो लेटराइट मृदा का है। आप देख सकते हैं ये पलामू के दक्षिण में है, रांची के पश्चिम में है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पलामू के दक्षिण में पाई जाती है और रांची के पश्चिम में पाई जाती है। तो ये पाट क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, पाट क्षेत्र। एवं सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्से में लेटराइट मृदा पाई जाती है और संथाल परगना के इस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है। मतलब पाकुड़ के हिस्से में कुछ, और पाकुड़, दुमका और साहिबगंज के कुछ हिस्से में लेटराइट मृदा पाई जाती है। साथ ही साथ अगर पाट क्षेत्र में देखें तो ये मृदा लातेहार, लोहरदगा और गुमला के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और पूर्वी सिंहभूम के बिल्कुल दक्षिण पूर्वी हिस्से में लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है।
और लेटराइट मृदा की विशेषता यही है कि ये इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसका जो रंग है वो गहरा लाल होता है, जो कि आयरन ऑक्साइड की वजह से है। यह मिट्टी जो है ये सूखने पर काफ़ी सख्त हो जाती है और भीगने पर काफ़ी मुलायम हो जाती है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लोहे की अधिकता होती है, लेकिन वही नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस की काफ़ी कमी होती है। और यहाँ पे सिंचाई साधनों की सहायता से चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती है, जबकि शेष भारत में अगर देखा जाए तो लेटराइट मृदा में चाय और कहवा की खेती की जाती है, लेकिन झारखंड में चाय एवं कहवा की खेती नहीं की जाती। यहाँ पे चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती है। सेम उसी तरह है जैसे कि काली मृदा में काली मृदा जो है वो भारत देश में कपास के लिए फेमस है, लेकिन झारखंड में काली मृदा में कपास की खेती नहीं की जाती। सिमिलर है कि लेटराइट मृदा में भी चाय एवं कहवा की खेती नहीं की जाती, यहाँ पे चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो ये जो दुमका, देवघर और जामताड़ा का ये जो क्षेत्र है ये लेटराइट मृदा के लिए फेमस है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका का कुछ क्षेत्र, ये जो है ये काली मिट्टी के लिए फेमस है। तो ये क्षेत्र है काली मिट्टी का और ये जो क्षेत्र है ये है लेटराइट मिट्टी का। साथ ही साथ पाट क्षेत्र जो है लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये भाग, यहाँ पे भी लेटराइट मृदा पाई जाती है। और ईस्ट सिंहभूम का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे भी लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। और लेटराइट मृदा में कंकड़ के कण मौजूद होते हैं और इसमें चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब हम लोग बलुई अथवा रेतीली मृदा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गोंडवाना चट्टानों के अपक्षयन से निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण जो है वो आग्नेय चट्टानों के अपक्षयन से हुआ है। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा निक्षेपों के अपक्षयन से हुआ है। और बलुई मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना चट्टानों के निक्षेप से अपक्षयन से हुआ है। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो लावा निक्षेपों के अपक्षयन से हुआ है। और लावा निक्षेप में भी जो लावा जो है वो पृथ्वी के सतह के बाहर नहीं निकल पाए और वो चट्टान में कन्वर्ट हो गए, मतलब कि लावा जो पृथ्वी के ऊपर तो निकलना चाह रहे थे लेकिन वो किसी कारणवश पृथ्वी के सतह के नीचे ही रह गए और वहाँ पे जो चट्टान बना तो उन्हें बेसाल्ट कहते हैं। और उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। और लाल मृदा का निर्माण हम लोग जान रहे हैं कि आग्नेय चट्टानों के निक्षेप से हुआ है। उसी प्रकार से बलुई अथवा रेतीली मृदा का जो निर्माण हुआ है वह गोंडवाना चट्टानों के अपक्षयन से हुआ है। अपक्षयन का मतलब मौसमी प्रभाव से या फिर प्राकृतिक कारकों से चट्टानों का टूटना फूटना। तो ये जो गोंडवाना चट्टान है ये मेनली दामोदर घाटी बेसिन में पाया जाता है। और ये दामोदर घाटी जो है वह पूर्वी हजारीबाग, धनबाद, इन्हीं क्षेत्र में है। तो हम लोग देख सकते हैं मैप में से ये जो भाग है, ये पूरा भाग ये दामोदर घाटी इसी में है। और दामोदर घाटी में अगर हम लोग देखें, ये धनबाद, हजारीबाग और बोकारो के क्षेत्र में बलुई मृदा का निर्माण हुआ है। इस बलुई मृदा की विशेषता यही है कि ये भुरभुरी प्रकार की होती है और इसमें हवा की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि फसल के वृद्धि के लिए काफ़ी उपयोगी है। लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की काफ़ी कमी पाई जाती है। जैसा कि झारखंड में अन्य मिट्टियाँ जो है उनमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, उसी प्रकार से झारखंड में पाई जाने वाली जो बलुई मृदा है इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की काफ़ी कमी देखी गई है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाज की खेती होती है और सब्जियां भी उगाई जाती है। अब हम लोग 5वें नंबर की मृदा जो कि है जलोढ़ मृदा, इसे पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा मुख्यतः जो है वह नदियों के द्वारा लाए गए तलछट से निर्माण होती है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड में गंगा नदी जो है वो साहिबगंज के पास से प्रवाहित होती है। तो मतलब जलोढ़ मृदा अगर हम लोग को मिलने की संभावना है तो वो संथाल परगना में दिखाई देगी, जो कि साहिबगंज और पाकुड़ जिला में हम लोग जलोढ़ मृदा देख सकते हैं।
जलोढ़ मृदा जो है मुख्यतः इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, पाई जाती है। दुमका, उत्तरी गोड्डा, साहिबगंज, पूर्वी साहिबगंज और पाकुड़ का पूर्वी भाग, ये जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मृदा का है और गंगा नदी यहीं से प्रवाहित होती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि इधर बिहार है और बिहार जो है वो मैदानी एरिया है। साथ ही साथ इन जगहों से काफ़ी नदियाँ भी प्रवाहित होती है उत्तर की तरफ, तो इन नदियों के द्वारा भी यहाँ पे जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब जलोढ़ मिट्टी अगर हम लोग खोजें तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो झारखंड के उत्तरी हिस्सा में और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी हिस्से में भी जलोढ़ मृदा का निक्षेप हम लोग देख सकते हैं। जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे नवीनतम प्रकार की मिट्टी है और इसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। मृदा परिच्छेदिका मतलब स्तरीकरण नहीं हुआ है, स्तर इसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। राज्य में जलोढ़ मृदा के दोनों प्रकार पाए जाते हैं, भांगर और खादर। जो पुराने प्रकार की मृदा है भांगर वो पाया जाता है और जो नए प्रकार की मृदा है, जो नए प्रकार का जो जलोढ़ है, नवीन जलोढ़, वो है खादर। भांगर को याद रखिएगा कि पुराना कोई भी सामान होता है तो उसको हम लोग तोड़ देते हैं, भांग देते हैं, तो भांगर, और बाकी जो नया होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक खादर हो जाएगा। तो ये मुख्यतः साहिबगंज के उत्तरी भाग में एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है जो कि भांगर है, और साहिबगंज का जो पूर्वी भाग है और पाकुड़ जिला है वहाँ पे खादर प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो साहिबगंज का उत्तरी भाग ये और उत्तर पश्चिमी भाग ये, मतलब इस भाग में भांगर और साहिबगंज के पूर्वी भाग में और पाकुड़ जिला में, तो इस भाग में खादर प्रकार का जलोढ़ मृदा है। कुल मिला के जलोढ़ मृदा जो है ये पोर्शन दुमका का कुछ भाग, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में है इसका विस्तार। और बिहार से सटे हुए जो राज्य हैं जैसे कि चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, तो इनमें भी जलोढ़ मृदा की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सी नदियाँ जो है वो उत्तर दिशा में बिहार की तरफ प्रवाहित होती है और ये क्षेत्र थोड़ा बहुत मैदानी एरिया है, तो इस कारण से भी यहाँ पे जलोढ़ मृदा देखी जाती है। जो कि यूनिवर्सल बात है झारखंड की मिट्टी के लिए, वो फिर से आ गया, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी। लेकिन इस मिट्टी की खासियत है कि यहाँ पे चूना और पोटास की अधिकता होती है। तो सभी प्रकार की मिट्टी में कमियां तो है, वही है नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी, लेकिन आप लोग एक एक चीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है। जैसे चूना और पोटास की अधिकता किस में है, तो चूना और पोटास की अधिकता जो है वो जलोढ़ मृदा में है, इस बात को याद रखना है। और ये धान एवं गेहूँ के लिए अत्यंत ही उपयुक्त होती है। और सबसे आखिरी प्रकार की जो मृदा है वो है अब्रक मूलक मृदा। और अब्रक मूलक मृदा हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे अब्रक के निक्षेप पाए जाएंगे उन्हीं के आसपास या फिर अब्रक के खानों के आसपास जो है अब्रक मूलक मृदा का निर्माण हुआ है। जैसे कि कोडरमा, हजारीबाग का बड़का गांव, तो कोडरमा और हजारीबाग का बड़का गांव एक ब्लॉक है बड़का गांव, तो इन जगहों पे अब्रक मूलक मृदा पाई जाती है। इसका रंग जो है वो हल्का गुलाबी होता है और कुछ स्थानों में नमी की कमी के कारण इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अब्रक मूलक मृदा का जो रंग है वो पीला क्यों हो जाता है, तो पानी की कमी के कारण या फिर नमी की कमी के कारण। तो उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण है, तो आप लोग याद रखिएगा फेरस ऑक्साइड के कारण। और लाल मिट्टी का जो पीला रंग है वो किसके कारण है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को याद रखना होगा। और ये जो मिट्टी है अब्रक मूलक, ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी तो ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पे इन क्षेत्रों पे मतलब कोडरमा जो क्षेत्र है यहाँ पे जल की कमी के कारण आज तक उपयुक्त खेती नहीं हो पाई है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। जितने भी क्लासेस हैं और उनके जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़ जाएं। जितना भी नोट्स होगा मैं सब वहाँ पे शेयर कर दूँगा। और जल्दी जल्दी ये थियोरिटिकल पोर्शन ख़त्म करने के बाद हम लोग झारखंड जीके के MCQs को बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि MCQs को कैसे अटेम्प्ट लेते हैं। जिन क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं उनको कैसे बनाते हैं और जिन क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं उसमें किस प्रकार से अटेम्प्ट लेना है, ताकि हमारे आंसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू।